हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। जी हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 12 का सेकंड यूनिट का वीडियो नंबर 25 देख रहे हैं। और इससे पहले बेटे 24 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। और बेटे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और उधर आई बटन में भी कुछ समय बाद आपके पास लिंक आ जाएगा, जिसमें आप इससे पहले सारे वीडियो देख सकते हो और पहली यूनिट को भी देख सकते हो। ठीक है बेटे। तो आज का हमारा टॉपिक देखो क्या है। हमारा टॉपिक है बेटे हिमांक में अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटे। तो बेटे हिमांक में अवनमन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हिमांक किसे कहते हैं। हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है, पहले पता होना चाहिए आपको। तो मैं समझा रहा आपको। वैसे आपने पढ़ा है, आपने पहले से पढ़ रखा है कि हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव अपनी ठोस अवस्था में बदल जाता है। आप किसी द्रव को ठंडा करोगे तो ठंडा करते रहो करते रहो करते रहो, तो वो द्रव कौन सी अवस्था में बदल जाता है बेटे? ठोस अवस्था में। तो जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है उसे हिमांक कहते हैं। ये परिभाषा आपकी बेटे पुरानी परिभाषा है। और अब हम सीखेंगे नई परिभाषा और आधुनिकतम परिभाषा, जो मॉडर्न डेफिनेशन है। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से। मान लो आपके पास कोई द्रव है और उस द्रव को आप ठंडा करते जा रहे। क्या करते जा रहे बेटे? ठंडा। बोर्ड पे देखो जरा एक मिनट। मान लो हमारे पास यहाँ जो है बोर्ड पे मैंने एक चित्र बना रखा। इस चित्र में क्या है? एक बर्तन है बेटे। डायग्राम में क्या बना हुआ? एक बर्तन। बर्तन में क्या भरा हुआ बेटे? द्रव। और द्रव को आप क्या कर रहे? ठंडा। और ठंडा करके इसे किस में बदल दोगे? आप ठोस में बदल दोगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सुनो। मान लो आपके पास कोई द्रव है, तो आपको पता कि द्रव के अणु क्या कर रहे होंगे? ब्राउनी गति। द्रव के अणु बेटे क्या कर रहे होंगे? ब्राउनी गति कर रहे होंगे। और ब्राउनी गति करते समय एक दूसरे से भी टकरा रहे होंगे, बर्तन की दीवारों से भी टकरा रहे होंगे, और बेटे स्वतंत्र तल पर भी टकरा रहे होंगे। ऐसे टकरा रहे होंगे ना ये स्वतंत्र तल पर। और स्वतंत्र तल पर टकराकर जो दाब आरोपित करते हैं उसे आप क्या कहते हो? वाष्प दाब। ये पढ़ाया था मैंने आपको। क्या कहते हैं बेटे? वाष्प दाब। द्रव के अणुओं का कुछ ना कुछ वाष्प दाब जरूर होता है। अब मैं आपको यूं कह रहा कि द्रव के अणुओं के अंदर वाष्प दाब क्यों है, मतलब द्रव के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि उसमें वाष्प दाब है। तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि सर द्रव के अणुओं के अंदर वाष्प दाब इसलिए है क्योंकि द्रव के अणुओं में गतिज ऊर्जा है। क्या है बेटे? गतिज ऊर्जा। अब अगला सवाल खड़ा हो गया जी, गतिज ऊर्जा क्यों है उनके अंदर? तो आपने उत्तर दिया कि उनके अंदर गतिज ऊर्जा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के अणुओं के अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है जिसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो इनके अंदर कुछ ना कुछ ऊष्मीय ऊर्जा या नेचुरल एनर्जी है, जिसके कारण ये गति करते हुए यहाँ टक्कर मार रहे, एक वाष्प दाब पैदा कर रहे। ठीक है। अब यदि मैं आपको यूं कह दूं कि यार ये जो द्रव के अणु हैं, इन अणुओं की यार गतिज ऊर्जा किसी तरीके से खत्म करो ना, इनकी गतिज ऊर्जा खत्म करो आप। तो आप क्या करोगे? आप बेटे इनकी अणुओं की गतिज ऊर्जा कम करने के लिए या इसे बिल्कुल खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप बेटे इस द्रव के अंदर से ऊष्मा को खींचना शुरू कर दो। जो द्रव है उसके अंदर जो ऊष्मा है उस ऊष्मा को खींचना शुरू कर दो बाहर। और ऊष्मा खींचना या ऊष्मा लेने का मतलब ही होता है ठंडा करना। आप कहते हो ना कि हमने किसी चीज को ठंडा कर दिया। आप उसे ठंडा करने के अलावा ऐसा भी कह सकते हो कि हमने उसके अंदर से ऊष्मा ले ली है। तो यदि आप इन सारे पार्टिकल्स, जो द्रव के पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के अंदर से यदि आप किसी तरीके से ऊष्मा को खींचना शुरू कर दो, ऊष्मा को अवशोषित करना शुरू कर दो, माने इस द्रव को ठंडा करना शुरू कर दो, तो क्या होगा बेटे? तो ऐसा होगा कि जैसे जैसे आप इस द्रव को ठंडा करोगे वैसे वैसे इनके हर एक कण के पास, अणु के पास ऊर्जा का मान घटेगा।
और बेटे जब पार्टिकल्स के पास ऊर्जा का मान घटेगा तो इनका वेग भी घटेगा, और जब इनका वेग घटेगा तो क्या घटेगा, वाष्प दाब भी घटेगा। क्या घटेगा बेटे, वाष्प दाब। और वाष्प दाब घटते 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 इतना घट जाएगा कि द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा एक समय पर। तो जिस ताप पर, अब ध्यान से सुनेंगे, जाग जाओ, बिल्कुल ध्यान से सुनो बेटे, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, मतलब द्रव को ठंडा करके उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर आप कर दोगे जिस ताप पर, उस ताप को कहते हैं बेटे हिमांक। क्या कहते हैं, हिमांक। ये चीज ध्यान रखनी, बिल्कुल यही परिभाषा लिखनी है आपको। देखो जरा, हम लिख रहे हैं यहां बोर्ड पे, मैं लिख रहा बेटे किसी, ध्यान से देखते रहियो, द्रव का हिमांक, किसी द्रव का हिमांक, हिमांक कह दो या फ्रीजिंग पॉइंट कह दो, एक ही बात है। किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है, वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, क्या लिखेंगे बेटे, द्रव का वाष्प दाब उसकी कौन सी अवस्था के, उसकी ठोस अवस्था के, उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये चीज सब बच्चों को ध्यान रखनी है, बिल्कुल ठीक है बेटे। तो यदि कोई आपसे पूछ ले कि हिमांक किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि हिमांक किसी भी द्रव का वो ताप है जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब और उस ठोस अवस्था के वाष्प दाब दोनों बराबर हो जाएंगे। या तो ऐसा कह दो आप कि द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के वाष्प दाब जिस ताप पर बराबर हो जाते हैं उसे भी हिमांक कहते हैं। या फिर ऐसे कह दो कि द्रव को ठंडा कर करके हमने उसका वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर कर दिया है। तो जितने ताप पर वो बराबर हुआ है उस ताप को आप क्या कहेंगे, हिमांक। अब चलो अगली बात कर रहे हैं जो हमारी मेन हेडिंग है, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा, ध्यान से समझिए। मान लो मेरे पास शुद्ध जल है। कैसा है जल बेटे, शुद्ध जल, जिसे आप कहते हो आसूत जल या डिस्टिल्ड वाटर। आप शुद्ध जल लो और शुद्ध जल को ठंडा करते रहो, ठंडा करते रहो, ठंडा करते रहो। तो बेटे यूं बताओ शुद्ध जल कितने ताप पर बर्फ में बदल जाएगा, या यूं कहो कि शुद्ध जल का हिमांक कितना होगा। तो आपका आंसर होगा कि सर शुद्ध जल का हिमांक तो 0 डिग्री सी होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सी या 273.15 केल्विन। ठीक है बेटे, तो शुद्ध जल है उसका हिमांक कितना है, 0 डिग्री सी। आप यार एक काम करो ना, आप एक बर्तन में शुद्ध जल लो और बेटे शुद्ध जल लेके उसमें थोड़ा सा नमक या चीनी या यूरिया या ग्लूकोज मिला दो। तो जब नमक, चीनी, यूरिया या ग्लूकोज मिलाओगे और फिर उसे बर्फ में बदल के देखो, तो बेटे इस बार वो जो आपने विलयन तैयार करा चीनी घोल के, वो विलयन अब शुद्ध जल नहीं है। उसे जब आप बर्फ में बदलोगे तो बेटे वो 0 डिग्री सी पर बर्फ में नहीं बदलेगा, इस बात की गारंटी है। आप उसे 0 डिग्री सी पे ले जाओगे तब भी वो द्रव अवस्था में ही रहेगा। आप उसे 0 से नीचे ले जाओ, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और भी ठंडा कर दिया, -10, तो ऐसा हो सकता है कि -10 डिग्री सी पर जाकर वह विलयन जिसमें आपने पानी में शक्कर या चीनी घोल ली थी, वो विलयन 0 से भी नीचे गया बहुत और -10 डिग्री तक उसे ठंडा करना पड़ा, जब जाके बेटे वो बर्फ में बदला है। बताओ समझ में आ रही क्या बात। तो सिंपल सी बात है कि यदि आपके पास
कोई भी विलायक है और उस विलायक में आपने किसी अवाष्पशील विलेय को घोल दिया है जो भाप बन के ना उड़ता हो, जैसे नमक, चीनी, यूरिया, ग्लूकोज, तो उस विलायक में कणों की संख्या बेटे बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर से आपने कण बढ़ा दिए ना। और जब कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो उस विलायक का हिमांक घट जाएगा, हिमांक उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और हिमांक के इस प्रकार घटने की जो ये क्रिया है या घटना है, इसे कहते हैं हिमांक का अवनमन। क्या कहते हैं बेटे, हिमांक का अवनमन। ठीक है, आप खाली पानी को अपने फ्रीजर में रख दो, आपका जो रेफ्रिजरेटर है उसमें एक फ्रीजर होता है बर्फ जमाने के लिए, खाली पानी रख दो एकदम जम जाएगा बर्फ। और यार सर्दियों में या गर्मियों में कहो, गर्मियों में आपने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी आइसक्रीम जमा दो, आप मम्मी ने आपके दूध को अच्छी तरह तैयार करा, उसमें बहुत सारी चीजें मिलाई, उसे कढ़ाया और उसे फ्रीजर में रख दिया। आपको टाइम याद है कि जब मैंने पानी रखा था तो पानी 20 मिनट में बर्फ में कन्वर्ट हो गया था। अब आप 20 मिनट में आइसक्रीम खोल के देखोगे ना, वो बर्फ में कन्वर्ट नहीं हुई होगी, यानी कि वो दूध ही होगा उस समय तक, क्योंकि आपने उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर दिए हैं, कणों की संख्या बढ़ा दी है, पता नहीं क्या क्या घोल दिया। दूध के कण पहले तो दूध ही हो गया, दूसरा आपने उसमें कहीं तो आपने उसमें पिस्ते डाल दिए, कहीं आपने उसमें बिस्किट का पीस के पाउडर वो डाल दिया, कहीं आपने जो रस पीस होते हैं खाने के जिन्हें आप कहते हो पाप्पे पाप्पे, वही पीस के डाल दिए, पता नहीं क्या क्या चीज डाल दी। तो आपने उस विलियन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर दिए, तो जितनी जल्दी आपका खाली पानी का बर्फ वहां जमेगा फ्रीजर के अंदर, उतनी जल्दी आपकी वो अच्छी सी स्वादिष्ट सी सुंदर सी आइसक्रीम नहीं जमेगी, क्योंकि आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर दिए। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दिए तो उसका क्या हुआ बेटे, उसका हिमांक घट गया है। अब वो 0 डिग्री सी पे नहीं जमेगा, वो नीचे जाके जमेगा -10 -20 पर। ठीक है, अब बताओ कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या। देखो जरा, मैंने आपको बताया कि जब, देखो ध्यान से देखियो मैं सही लिख रहा क्या, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में आप एक शुद्ध विलायक लो, किसी अवाष्पशील, माने उड़ने वाला ना हो, अवाष्पशील, किसे घोलेंगे बेटे, विलेय, अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है। ठीक है बेटे, अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलियन बन जाता है। ठीक है, विलियन तो बनेगा ही। तो मैं यूं लिखूंगा कि विलियन में कणों की संख्या, कणों की संख्या लिखूंगा बेटे में, क्योंकि ये एक अणु संख्या गुणधर्म है ना। विलियन में कणों की संख्या क्या हो जाती है बेटे, बढ़ जाती है, कणों की संख्या बढ़ जाती है। जिसके कारण कणों की संख्या जब बढ़ जाएगी, जिसके कारण विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक घट जाता है। ठीक है बेटे, जो 0 डिग्री सी पे पानी जम रहा था वो 0 डिग्री सी पे बिल्कुल भी नहीं जमेगा यदि आप कणों की संख्या बढ़ा दोगे। तो हमने लिखा विलायक का हिमांक क्या हो जाता है बेटे, घट जाता है। विलायक का हिमांक कम होने की कह दो या घटने की कह दो, एक ही बात है, कम होने की यह घटना, और यदि घटना नहीं कहते तो प्रक्रिया कह दो आप, एक ही बात है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बताओ, इसे कहते हैं बेटे हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन कहलाती है। ठीक है, इस घटना को कहते हैं बेटे हिमांक का अवनमन।
और एक बात बताऊं, हिमांक का अवनमन नहीं लिखते तो हिमांक में अवनमन लिख दो, बात तो एक ही है। ठीक है, हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन एक ही बात है। ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है आपको इसमें, यदि मैं आपको यूं कह दूं ना, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक, बेटे यदि शुद्ध विलायक का हिमांक, मान लो आपके पास शुद्ध जल है, तो उस शुद्ध विलायक का हिमांक मान लो कितना है, शुद्ध विलायक का हिमांक मान लो टी है। कितना है बेटे, टी। मान लो शुद्ध विलायक का हिमांक क्या है, टी। तथा जब आपने उसमें चीनी, नमक, यूरिया, ग्लूकोज कुछ घोल दिया तो क्या बन गया, विलयन। तो मैं लिखूंगा तथा विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, विलयन के हिमांक को मैं लिख रहा बेटे टी एस। एस माने क्या है यहाँ, सॉल्यूशन। मान लो शुद्ध विलायक का हिमांक टी है और विलयन का हिमांक है टी एस, तो आप क्या लिख सकते हो, तो बेटे आप हिमांक में अवनमन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बेटे, हिमांक में अवनमन। अब बताओ टी बड़ा है या टी एस, भाई ये 0 डिग्री सी है या -10 है, तो बड़ा तो 0 ही है, -10 से तो बड़ा 0 है। तो हिमांक में यदि अवनमन निकालना तो आप फार्मूला लगाओगे टी माइनस टी एस। क्या फार्मूला लगाओगे बेटे, टी माइनस टी एस। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे समझा रहा, फिर स्क्रीनशॉट लो बेटे जल्दी। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि यदि आप किसी विलायक में कोई भी अवाष्पशील विलेय घोल दोगे तो उसका हिमांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि कणों की संख्या बढ़ जाएगी। और इस घटना को कहते हैं हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो चलो एक अच्छी सी बात करते हैं बेटे, आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा। ठीक है, नोट हेडिंग लिखेंगे हम अपनी कॉपी में, देखो जरा ध्यान से बेटे। ये जो हिमांक में अवनमन होता है ना, बहुत बढ़िया बात है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में। जो हिमांक में अवनमन होता है ना बेटे, हिमांक में अवनमन, ये समानुपाती होता है वाष्प दाब में अवनमन के। वाष्प दाब में अवनमन, ये चीज सब बच्चे ध्यान रखेंगे बिल्कुल, कि हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती होता है बेटे, वाष्प दाब में अवनमन के। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हिमांक में अवनमन आप कैसे लिखोगे, टी माइनस टी एस ऐसे लिखोगे, और समानुपाती वाष्प दाब में अवनमन कैसे होता है, पी माइनस टी एस। ठीक है, तो वाष्प दाब में अवनमन होता है पी माइनस टी एस। अच्छा, एक चीज और है, ये भी बहुत काम की है आपके लिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है पेपर में, जो दूसरा पॉइंट अब हम लिखेंगे। देखो बेटे, जो हिमांक में अवनमन होता है ना, ये जैसे ऊपर लिखा हमने, हिमांक में अवनमन, बेटे हिमांक में अवनमन जो होता है ना, वो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है मोललता के। ये बहुत काम की चीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर न्यूमेरिकल तक आ जाता है, न्यूमेरिकल, और बच्चे समझ ही नहीं पाते कि कहाँ से आगे क्वेश्चन। तो हिमांक में अवनमन को मैं लिख सकता हूँ टी माइनस टी एस लिख दो या डेल्टा टी लिख दो, एक ही तो बात है। तो डेल्टा टी अनुक्रमानुपाती एम या समानुपाती एम, और आपको ध्यान रखना है कि एम क्या है, यहाँ मोललता है, कभी आप इसे अणुभार समझ लो। ये बहुत काम का फार्मूला है, इसकी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है, और जब ये न्यूमेरिकल आता है ना तो बच्चे बौखला जाते हैं कि किस तरह करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों बात। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जहां भी नोट लिख रहे हैं आप, नोट हेडिंग आता है उसे तीसरे कलर के पेन से लिखा करो, ना तो ब्लैक से ना ब्लू से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बेटे। चलो अगली बात कर रहे हैं, अब हमें सीखना है, अब हमें सीखना है बेटे मोलल अवनमन स्थिरांक। ये भी बहुत बढ़िया है और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा पेपर में, मोलल अवनमन स्थिरांक, या इंग्लिश में बोल सकते हो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसे लिखते हैं बेटे के एफ से। किससे लिखते हैं, के एफ।
एफ जरा अच्छा सा बना दूं, के एफ। और इम्पोर्टेंट है, चलो इसके बारे में बात कर रही। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या पढ़ा था बेटे? मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्योंकि वहां पर क्वथनांक बढ़ रहा था, बढ़ने को कहते हैं उन्नयन और घटने को कहते हैं अवनमन। क्वथनांक तो बढ़ता है जब कणों की संख्या बढ़ती है, और बेटे हिमांक घटता है जब कणों की संख्या बढ़ती है किसी भी विलयन में या विलायक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ है मोलल अवनमन स्थिरांक, बिल्कुल वैसी परिभाषा है। मैंने आपको वहां भी सिखाया था और यहाँ भी सिखा रहा कि आप 1 किलोग्राम विलायक लो, मीन्स 1 किलोग्राम पानी लो, और उसमें विलेय का 1 मोल घोल दो। तो विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो कमी आएगी ना, उसे कहते हैं के एफ। ठीक है, तो परिभाषा में लिख सकता हूं बेटा, यहां से लिख दूं, किसी विलायक में, किसी विलायक के लिखो, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर, कितने मोल घोलना बेटे? 1 मोल। ये चीज ध्यान रखनी सब बच्चों को। 1 मोल घोलने पर विलायक के किस में कमी आएगी बताओ? हिमांक में। विलायक के हिमांक में, विलायक के हिमांक में जो कमी आती है, अब कमी नहीं कहते तो आप अवनमन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, अवनमन आता है यूं भी लिख सकते हो। कमी आती है उसे के एफ कहते हैं। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा, के एफ लिख दिया। क्या कहते हैं बेटे? के एफ। ध्यान रखनी है बात। और इसके न्यूमेरिकल करने के लिए एक फार्मूला ध्यान रखना है आपको। यहां लिख रहा मैं फार्मूला, m इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये फार्मूला तो बताया ही था आपने पिछले वीडियो में। तो बेटे मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक दोनों के फार्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं, ध्यान रखना है। इसलिए मैं यहाँ हर बार के लिखता हूँ, ना तो कभी लिखता के बी और ना तो कभी लिखता के एफ, क्योंकि दोनों के फार्मूले एक जैसे हैं। यहाँ तो हम के एफ का पढ़ रहे, और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था किसका? के बी का। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस फार्मूले में बेटे, इस फार्मूले में एम क्या है बताओ? एम है विलेय का अणुभार। विलेय वो है जो आपने घोल दिया, जैसे चीनी, नमक, यूरिया, ग्लूकोज। और बेटे के क्या है? के कह दो या के एफ कह दो, एक ही बात है। के या के एफ क्या है? जो हमारी हेडिंग है ये है मोलल अवनमन, मोलल अवनमन, क्या लिखूं बेटे? स्थिरांक। ये है मोलल अवनमन स्थिरांक। अब स्मॉल डब्ल्यू क्या है बताओ? स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, कितने ग्राम आपने घोल दिया। और डेल्टा टी क्या है बताओ? डेल्टा टी है हिमांक में क्या? अवनमन। डेल्टा टी है हिमांक में अवनमन। अब क्या बचा? कैपिटल डब्ल्यू। यहां लिख रहा बेटे मैं, यहां लिख दो इधर। कैपिटल डब्ल्यू क्या है बेटे? कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार। आप नीचे ही लिखना अपने नोट्स में, विलायक का भार, कि कितना ग्राम विलायक था जिसमें आपने विलेय को घोला है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। तो देखो बेटे, अब क्या पढ़ेंगे हम? आणविक अवनमन स्थिरांक, या आप कह सकते हो ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक, या मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसे आप के एम से प्रदर्शित कर सकते हो। तो कोई मुश्किल बात नहीं है बिल्कुल भी। देखो दो बातें हैं, ध्यान से समझो।
1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जितनी कमी आएगी उसे तो कहा था हमने मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल। ठीक है। और आप इस बार 1 किलोग्राम विलायक नहीं लोगे, आपको लेना है बेटे 100 ग्राम विलायक। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जितनी कमी आती है उसे कहते हैं आणविक अवनमन स्थिरांक, या इसे आप मोलर अवनमन स्थिरांक भी कह सकते हो। ठीक है बेटे। तो देखो जरा, हम यहाँ लिखेंगे कि आपको 100 ग्राम विलायक लेना है। मैंने लिखा 100 ग्राम विलायक में, क्या लिखा बेटे, 100 ग्राम विलायक में। वहां लिखा था आपने 1 किलोग्राम विलायक में। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर, विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के किस में कमी आती है, हिमांक में। विलायक के हिमांक में जो कमी आती है, विलायक के हिमांक में जो कमी यानी जितना घट जाता है विलायक का हिमांक, उसे क्या कहते हैं, आणविक अवनमन स्थिरांक, आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ये चीज सब बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है बेटे। आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ मोलल शब्द प्रयोग होगा और कहाँ आणविक शब्द प्रयोग होगा या मोलर शब्द प्रयोग होगा। ठीक है। यदि आपने 1 किलोग्राम विलायक लिया तो मोलल है, और न्यूमेरिकल भी मोलल का ही आना है। 1 किलोग्राम विलायक वाला 1 किलोग्राम कह दो या 1000 ग्राम कह दो, बात तो एक ही है। तो यदि आपने 1 किलोग्राम इस्तेमाल करा विलायक और उसमें 1 मोल घोल दिया तो वो होगा मोलल अवनमन स्थिरांक। और यदि 100 ग्राम विलायक लिया और उसमें 1 मोल विलेय का घोल दिया तो होगा बेटे आणविक अवनमन स्थिरांक। दोनों का ध्यान रखना है, एक जैसी परिभाषा है, सिर्फ विलायक की मात्रा बदल रही है। और इसमें फार्मूला ध्यान रखना आपको, m इज इक्वल टू 100 kW अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। इस फार्मूले को मैं चौथी बार बता रहा हूं बेटे, पिछली वीडियो में भी 2 बार बताया था, और कम से कम 4, 5, 6, 7 मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे इसी फार्मूले। ठीक है। आपको पता है जहां m क्या है बेटे, जहां m क्या है बताओ, m है विलेय का क्या लिखूं बेटे, विलेय का अणुभार। m तो है विलेय का अणुभार। k क्या है बेटे, k है आणविक अवनमन स्थिरांक। क्या है बेटे, आणविक अवनमन स्थिरांक। और बेटे स्मॉल w बताइए क्या है, स्मॉल w है विलेय का भार, कि आपने विलेय कितने ग्राम घोल रखा है। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी बताओ क्या है, डेल्टा टी है हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में क्या है, अवनमन। और कैपिटल W आपको बताइए क्या है, कैपिटल W है विलायक का भार, कि आपने कितने ग्राम विलायक लिया जिसमें आपने विलेय की मात्रा घोली है, 1 मोल 2 मोल जितनी भी घोली है। ठीक है। थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखनी, एक चीज बेटे आपको यह ध्यान रखनी है कि जो आप विलेय लोगे ना, विलेय यहां लिख रहा बेटे, विलेय, विलेय के लिए कुछ शर्तें हैं, उनका ध्यान रखोगे आप। पहली बात, विलेय बेटे अवाष्पशील होना चाहिए। विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। दूसरी शर्त, वो विलेय ऐसा होना चाहिए जिसे आप कहते हो विद्युत अनअपघट्य, विद्युत अनअपघट्य, यानी आयनों में न टूटता हो।
जैसे आपने नमक है ना, नमक NaCl, NaCl को घोल दोगे कैसे टूट जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ नहीं चलने का हमारा नियम। ये फार्मूले यहाँ नॉर्मली काम नहीं करेंगे। ऐसी जगह पर फार्मूले कैसे काम करेंगे वो भी मेरी जिम्मेदारी में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो विद्युत अनपघटय उसे कहते हैं जो आयनों में ना टूटता हो पानी में घुलकर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बढ़िया बात करेंगे, बहुत बढ़िया बात। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ले लिया बेटे? ठीक है। देखो बेटे, अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन की सीमाएं। कि ये जो फार्मूला हमने पढ़ा था अभी, एक फार्मूला पढ़ा था बेटे, फार्मूला पढ़ा था M इज इक्वल टू 1000 KW अपॉन डेल्टा T इंटू कैपिटल W। ये फार्मूला हमने अभी पढ़ा था। इस फार्मूले को हम, M का मतलब क्या है यहाँ? विलेय का अणुभार। और K का मतलब क्या हो सकता है? K का मतलब यहाँ, K का मतलब KB भी हो सकता है और KF भी। यानी कि K को आप KB की तरह मान सकते हो। KB का मतलब बताया था आपको पिछले वीडियो में, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और आप इसे बेटे KF भी मान सकते हो यदि हिमांक का क्वेश्चन है। KF हमने अभी पढ़ा है, KF का मतलब होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। तो ये दोनों हो सकते हैं यहाँ। तो यदि आप इस फार्मूले को यूज करते हो और अणुभार निकालना चाहते हो किसी विलेय का, तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन जब होगा जब आप KB लिख रहे होंगे, यहाँ KB का फार्मूला लगा रहे होंगे। वह हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन जब होगा जब फार्मूला बेटे किसका लगा रहे होंगे? KF का। इसकी सीमाएं बताने की, फार्मूला और थ्योरी कहाँ काम करेगी और कहाँ काम नहीं करेगी। बहुत खास बात है, ध्यान से समझेंगे बेटे, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि ये जो विधियां हैं ना दोनों, ये विधियां कौन कौन सी? एक विधि थी क्वथनांक में उन्नयन और आज हम पढ़ रहे हिमांक में अवनमन। ये विधियां बेटे केवल आप लिखोगे केवल तनु विलयनों पर, ये विधियां केवल तनु विलयनों पर कार्य करती हैं। ये बहुत खास बात है कि यदि आपने कोई सांद्र विलयन ले लिया है तो सांद्र विलयन में आप इस फार्मूले को नहीं लगा सकते हो। वहां आपका ये फार्मूला और ये विधियां काम नहीं करेंगी यदि कोई सांद्र विलयन आपके पास होगा, ठीक है। नंबर दो ये है कि जो विलेय है ना बेटे, विलेय कैसा होना चाहिए? विलेय विद्युत अनअपघटय होना चाहिए। ये बहुत खास बात है और अभी मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले। विलेय कैसा होना चाहिए बेटे? विद्युत अनअपघटय होना चाहिए। यदि हमारा विलेय विद्युत अनअपघटय है यानी कि आयनों में नहीं टूटता है तो यह फार्मूला हमारा काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की इस फार्मूले में और इस विधि में, ठीक है बेटे। तीसरी बात, एक चीज और है जो आपको ध्यान रखनी है और वो है बेटे विलेय कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील। विलेय कैसा होना चाहिए बेटे? अवाष्पशील होना चाहिए। ये भी बहुत खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है। यदि विलेय वाष्पशील होगा तो हमारी थ्योरी बिल्कुल काम नहीं करेगी, बिल्कुल भी, ठीक है बेटे। और एक चौथी बात और ध्यान रखनी है कि जो विलेय है ना आपका बेटे, विलेय जिसे आप बोल रहे विलायक में, ठीक है, विलेय विलायक में पूर्णतः यानी कि कंप्लीटली, पूर्ण रूप से घुलनशील होना चाहिए। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि ये चार बातें आपको मिल रही हैं किसी विलेय को विलायक में घोलते हुए तो ही आपका यह फार्मूला काम करेगा। और बेटे क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, ये दोनों विधियां, दोनों मेथड काम करेंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो
फिर मैं अगले क्वेश्चन करा रहा, इसके ऊपर आधारित कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। जल्दी स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे पहला क्वेश्चन देखो। एक न्यूमेरिकल है 1.822 ग्राम कार्बोनिक यौगिक जिसका अणुभार है बेटे 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, बेंजीन विलायक है बेटे, हाँ, 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.60 डिग्री सी हो तो यौगिक का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। मोलल अवनमन स्थिरांक का मतलब ये पूछ रहे हैं बेटे के एफ। क्या पूछ रहे हैं? के एफ। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक, यानी विलेय का भार दे रखा है इन्होंने स्मॉल w 1.822 ग्राम। अणुभार दे रखा बेटे इसका कितना है? अणुभार 155। यहां लिख दूं स्मॉल m बराबर 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेटे विलायक का भार दे रखा है इन्होंने बेंजीन का कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.60 डिग्री सी। अवनमन दे रखा डेल्टा टी दे रखा बेटे 0.60 डिग्री सी का अवनमन होता है। तो यौगिक का मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ पूछा बेटे इन्होंने, के एफ कितना होगा। तो करें क्वेश्चन को। देखो आपको पता है फार्मूला m इज इक्वल टू 1000 के W अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W, ये है ना फार्मूला। तो आपको क्या निकालना है? के एफ, यानी ये के निकालना है। इसे आप के एफ भी कह सकते हो, के भी कह सकते हो। इसे निकालना है तो इन तीनों की तो कर दो गुणा और बटे में ले जाओ 1000 को और स्मॉल w को। इन तीनों की गुणा और बटे में 1000 और स्मॉल w। तो बेटे के एफ बराबर क्या हो जाएगा? m गुणा डेल्टा टी गुणा कैपिटल W अपॉन बटे में क्या जाएगा? एक तो जाएगा 1000 और एक जाएगा स्मॉल w। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें। यहां कर रहा बेटे मैं क्वेश्चन। के एफ इज इक्वल टू स्मॉल m कितना है बताओ? स्मॉल m 155, ये लिख दिया 155 गुणा डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है बेटे? 0.60 गुणा कैपिटल W। कैपिटल W कितना है बेटे? 100 ग्राम, ये लिख दिया 100 बटे 1000 तो जो का तुम लिख दो आप एज इट इज गुणा स्मॉल w कितना है बेटे? 1.822। अब इसे कैलकुलेट करना है हमें। वैसे तो आप कर लोगे कैलकुलेट, देखो फिर भी यदि यहां से इस दशमलव को आप हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे? 100। और इस वाले दशमलव को यदि आप हटाओगे तो क्या लिखोगे बेटे? 1000। तो 1000 से तो 1000 कैंसिल हो गया और 100 से 100 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा बेटे? 60 और 1822 और ऊपर 155 भी है। तो आप एक काम करो ना, 2 से काट लो इसे। 2 निम 18 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और इसे 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 30। तो ये हमारे पास आया के एफ बराबर 155 तो एक आया और बेटे 30 एक आया और बटे में आया 911। तो आप एक काम करो बेटे, 30 की गुणा कर लो इसमें। 3 पंजे 15 का 5 हासिल को 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल को 1, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, और ये 0 यहाँ बढ़ा दिया और बटे में क्या है? 911। तो आप बेटे जब आप इसे 4650 को 911 से भाग करोगे तो आ जाएगा 5.104। ठीक है, केल्विन किलोग्राम
मोल इनवर्स, ये आंसर है आपका। ठीक है बेटे, समझ में आया ना सबके? तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे, स्क्रीनशॉट लो, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे, दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, फार्मूला दे रखा बेटे C2H6O2, ये फार्मूला है इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। नंबर 1, विलयन के हिमांक में अवनमन डेल्टा टी बताना। नंबर 2, हिमांक यानी विलयन का हिमांक TS की गणना कीजिए। और KF दे रखा है इन्होंने, मोलल अवनमन स्थिरांक दे रखा 1.86। ठीक है बेटे, तो चलो कर रहे क्वेश्चन, ध्यान से देखियो सब बच्चे। इन्होंने कहा 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, तो स्मॉल w दे रखा है इन्होंने हमें 45 ग्राम। और बेटे इथाइलिन ग्लाइकोल है तो अणुभार तो निकाल लोगे, जब इन्होंने फार्मूला दे रखा क्या है C2H6O2, तो 2 तो हैं कार्बन 12 वाले, प्लस 6 है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, प्लस 2 है ऑक्सीजन 16 वाले। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 6 30 और 16 दूनी 32। 30 और 32 कितने होंगे बेटे 62। ये अणुभार आ जाएगा इसका 62। आप जोड़ के देख लेना पूरा। को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। कैपिटल W विलायक का भार दे रखा बेटे 600 ग्राम। ठीक है बेटे, 600 ग्राम जल में मिलाया गया। नंबर 1, विलयन के हिमांक में अवनमन। एक तो मैं पूछ रहे हमारे से डेल्टा टी, डेल्टा टी नंबर 1 पे तो मैं पूछ रहे कि डेल्टा टी कितना होगा। नंबर 2 पे मैं पूछ रहे बेटे हमारे से हिमांक TS की गणना कीजिए, यानी कि विलयन का हिमांक पूछ रहे TS कितना होगा। और KF इन्होंने दे रखा, KF कितना दे रखा बेटे 1.86। मात्रक आप लिखना चाहो लिख सकते हो, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब मुझे एक बात बताओ, आप यूं बताओ कि पानी का हिमांक कितना होता है। T का मतलब है जल का हिमांक, ठीक है, मैंने समझाया था कंसेप्ट में जब टॉपिक पढ़ा रहा था। जल का हिमांक, चलो मैं लिख रहा फिर भी ब्रैकेट में, T का मतलब है शुद्ध जल का हिमांक। बताओ बेटे शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है। नीचे लिख रहा मैं, हाँ, शुद्ध जल का हिमांक होता है 0 डिग्री C, या आप कह सकते हो 273.15 केल्विन, कुछ भी कह दो आप दोनों में से। यदि सेल्सियस में नाप रहे तो 0 डिग्री C कह सकते हैं, और यदि केल्विन में नाप रहे बेटे 273.15 केल्विन। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे डेल्टा टी। तैयार हैं सब? तो पहला पार्ट हल करने के लिए आप फार्मूला लगाओगे, वही अपना पुराना फार्मूला M इज इक्वल टू 1000 KW अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। आपको क्या निकालना बेटे डेल्टा टी, इसे मैं यहाँ लेके जा रहा और M को लेके आ रहा यहाँ। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1000 KW, 1000 KW अपॉन M आ जाएगा यहाँ M इंटू कैपिटल W। ठीक है बेटे, डेल्टा टी हमें निकालना है। डेल्टा टी इज इक्वल टू 1000, K की जगह क्या लिखूं बताओ। K की जगह हम लिखेंगे, ये दे रखा KF 1.86 इंटू स्मॉल w की जगह क्या लिखें बेटे 45 ग्राम, ये लिख दिया 45 बटे स्मॉल m हमने निकाला था, कितना आया था अणुभार इसका 62, गुणा कैपिटल W कितना था 600। तो ये आपको वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है। कर लोगे ना कैलकुलेट? जब आप इसे कैलकुलेट करोगे बेटे तो डेल्टा टी का मान आ जाएगा 2.23। आप इसे डिग्री C कह दो, या फिर आप कह सकते हो 2.23 केल्विन, दोनों में से कुछ भी कह दो, दोनों सही है आंसर आपके। ये तो आपका पहला पार्ट सॉल्व हुआ।
उसके बाद आपको सॉल्व करना है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या पूछा बेटे उन्होंने, टी एस यानी कि जो विलियन बना उस विलियन का हिमांक कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि टी माइनस टी एस होता है डेल्टा टी के बराबर। जब हमने हेडिंग पढ़ी थी हिमांक का अवनमन, तो हमने पढ़ा था टी माइनस टी एस इज इक्वल टू डेल्टा टी। और हमने टी का मान देखो कितना लिख रखा, शुद्ध जल का हिमांक कितना, 0। यहाँ तो लिख दिया 0, माइनस टी एस हमें निकालना है और डेल्टा टी आया हमारे पास 2.23। तो बेटे माइनस का टी एस उधर ले जाओगे, प्लस का टी एस हो जाएगा और ये इधर आगे माइनस का 0 माइनस 2.23। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टी एस हो जाएगा माइनस के 2.23 डिग्री सी। एक तो ये आंसर है। और यदि आपको आंसर डिग्री सी में नहीं देना है, आपको आंसर देना है केल्विन में, तो आप एक काम कर सकते हो कि 2.23 है ना माइनस का, इसमें आप जोड़ दो 273.15। आपको पता है डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ते हैं, 273 जोड़ते हैं, पर हिमांक होता है इसका 273.15 केल्विन में। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 270.92 केल्विन। ये आपका विलियन का हिमांक होगा 270.92 केल्विन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे पक्का करके जाना है आपको एग्जाम में। मिटा दूं बेटे? ठीक है, देखो बेटे कितना खतरनाक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत खतरनाक है। ध्यान से देखियो, एग्जाम्पल नंबर 3। एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ को नाइट्रोबेंजीन में घोलकर 0.25 मोललता दे रखी बेटे, 0.25 क्या दे रखी, मोललता। इतने मोलल विलियन प्राप्त किया गया है, तो इसके हिमांक में 2 केल्विन की कमी आती है। किसके हिमांक में, नाइट्रोबेंजीन के हिमांक में। अतः इसका मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। किसका, नाइट्रोबेंजीन का। जबकि नाइट्रोबेंजीन विलायक का हिमांक 278 केल्विन है। हिमांक दे रखा बेटे शुद्ध विलायक का यानी नाइट्रोबेंजीन का 278 केल्विन। ध्यान से देखते रहिए जरा। एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ को नाइट्रोबेंजीन में घोलकर 0.25 मोलल विलियन प्राप्त किया गया। तो इन्होंने बेटे मोललता दे रखी हमें, मैं लिख रहा मोललता इन्होंने दे रखी। मोललता को आप स्मॉल एम से लिखते हो, इसलिए मैंने पहले मोललता लिख ली, नहीं तो आप स्मॉल एम को समझ लेते अणुभार। क्या समझ लेते, अणुभार। तो बेटे मोललता दे रखी इन्होंने 0.25 और मोललता का मात्रक आपको पता है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मोल प्रति किलोग्राम, और यदि नहीं लिखना तो कोई बात नहीं है। तो इसके हिमांक में 2 केल्विन की कमी आती है। डेल्टा टी दे रखा है इन्होंने 2 केल्विन। अतः इसका मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। इन्होंने हमारे से पूछा के एफ कितना होगा। ठीक है बेटे, जबकि नाइट्रोज बेंजीन विलायक का हिमांक दे रखा बेटे, विलायक का हिमांक टी से लिखते हैं हम, कितना है 278 केल्विन। तो क्वेश्चन बहुत खतरनाक लग रहा देखने में, पर इस क्वेश्चन को हम बहुत आसान सी ट्रिक से करेंगे और जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा वैसे ही करना है एग्जाम में क्वेश्चन। देखो ध्यान से, मैंने आपको जब कंसेप्ट में क्लियर कर रहा था तो उस समय मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखो क्या था वो नोट, वो नोट था कि हिमांक में अवनमन अनुक्रमानुपाती होता है मोललता। ये बात मैंने लिखवाई थी। ठीक है, याद कुछ बच्चों के आ गया होगा और कुछ बच्चों के याद नहीं आया होगा, तो देख लियो आप जब लिखोगे नोट्स बनाओगे। हिमांक में अवनमन अनुक्रमानुपाती या समानुपाती किससे होता है, मोललता के। एम का मतलब यहाँ मोललता है। फिर मैंने आपको बताया था कि डेल्टा टी इज इक्वल टू, जब आप अनुक्रमानुपाती का निशान हटा के बेटे बराबर का निशान लगाओगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा के, और के एफ भी हो सकता है और के बी भी हो सकता है, और एम तो आप लिखोगे। हमारे से क्या पूछ रहे बेटे, के एफ।
तो आप यदि के एफ निकालना चाहते हो तो के एफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी और उसके बटे में कौन जाएगा, एम। तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे हम बस। तो के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी, बताओ कितना है, डेल्टा टी है बेटे 2 केल्विन अपॉन एम, मोललता कितनी है 0.25। ठीक है बेटे, इसे कैलकुलेट करना बड़ी सिंपल सी बात है, दशमलव हटाओ और ऊपर लगाओ 2 जीरो और 25 अट्ठे 200। ठीक है बेटे, तो के एफ कितना आ गया हमारा, के एफ आया 8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। देखने में बहुत खतरनाक है और बच्चे इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर जल्दी लो बेटे स्क्रीनशॉट। ले लिया सबने, ठीक है। देखो बच्चों, इस बार हमारे पास जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हायर लेवल का है, ध्यान से समझेंगे, बहुत फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, जो आपकी दिमाग की खिड़कियां खोल के रख देगा, खिड़कियां भी और दरवाजे भी। ठीक है बेटे, ध्यान से समझिए जरा, मैंने थोड़ा सा जान के ही इस क्वेश्चन को लिया है जिससे आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4, जल में बने चीनी के 1.5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। यानी जल में बने चीनी का विलयन है, उसका हिमांक कितना बेटे, विलयन का 271 केल्विन। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। ये बात तो आपको याद होनी चाहिए कि शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, 273.15 केल्विन। सब बच्चों को पता होना चाहिए कि शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है बेटे, 273.15 केल्विन। क्वेश्चन पे सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो। इन्होंने कहा कि पहले तो आप क्या करोगे, पहले तो आप जल में किसे घोल दोगे, चीनी को। जल में आपको चीनी घोलनी है और एक विलयन बनाना है, और फिर ये यूं कह रहे कि जल में आपको घोलना है ग्लूकोज। जल में क्या घोलना है, ग्लूकोज। तो पहले तो इस केस को सॉल्व कर दूं मैं, और फिर उसके बाद करूंगा इस केस को सॉल्व, और हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा बड़ी आसानी से। इन्होंने कहा जल में बने चीनी के 5%, इसका मतलब चीनी तो है इसमें बेटे 5 ग्राम। चीनी कितनी है, 5 ग्राम। और चीनी का अणुभार आपको याद होगा 342। चीनी का अणुभार कितना होता है, 342। आप फार्मूला लिख के जोड़ सकते हो। अणुभार यदि नहीं निकालना आता है तो आप गूगल पे सर्च करो या यूट्यूब पे सर्च करो अणुभार बाय कमल मोहन धीमान, और आपके सामने एक अच्छा सा वीडियो आएगा जिसे देखकर आप बहुत अच्छे ढंग से समझ जाओगे कि अणुभार कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटे, बिल्कुल जागते रहो, सोना किसी को नहीं है। क्वेश्चन बहुत झकास क्वेश्चन है एकदम। इन्होंने कहा जल में बने चीनी के 5%, तो हमने लिया चीनी तो है 5 ग्राम, अणुभार है 342। अब यूं बताओ पानी कितना होगा भाई, 5 ग्राम तो होगी आपकी चीनी, 100 में से प्रतिशत है तो 100 में ही तो देखेंगे। 5 ग्राम चीनी है तो पानी होगा बेटे 95 ग्राम, क्योंकि दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। परसेंटेज 100 में होती है और लिख रखा भारानुसार। ठीक है, इसी चैप्टर में हमने भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत भी पढ़ रखा है। अब देखो विलयन का हिमांक 271 केल्विन है, इसका मतलब ये बता रहे हैं हमें टीएस बता रहे हैं 271 केल्विन। और बेटे इन्होंने बाद में यूं भी कह दिया कि शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, 273.15 केल्विन खाली पानी का। तो मुझे बताओ आप डेल्टा टी नहीं निकाल सकते क्या यहाँ से? डेल्टा टी कैसे निकलेगा बेटा, टी माइनस टी एस से निकलेगा। और टी कितना है, 273.15। ठीक है बेटे, और टी एस कितना है 271। तो कितना आ जाएगा बेटे, 2.15 ही तो बचेगा, इतने कैलोरी। ये डेल्टा टी आ गया, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब मुझे ये बताओ यहाँ कहीं के तो लिखा ही नहीं हुआ बेटे, क्या नहीं लिखा हुआ है के? तो आप एक काम करो, के निकालने का फार्मूला लगा दो। आपको पता है m इज इक्वल टू 1000
के डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। के निकालना है, इन तीनों की गुणा करो और बटे में ले जाओ 1000 और डब्ल्यू को। तो के बराबर क्या हो जाएगा, एम गुणा डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और बटे में बटे कौन कौन जाएगा बताओ, बटे में एक तो जाएगा 1000 और एक जाएगा स्मॉल डब्ल्यू। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आप यहां कर रहा मैं। के इज इक्वल टू एम कितना है बताओ, ये लिखा हुआ एम कितना होता है, चीनी का 342 होता है अणुभार, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी अभी हमने 2.15 निकाला है, 2.15 इंटू कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू है हमारे पास 95 ग्राम अपॉन 1000 जो का तू लिख दिया बेटे, इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना है 5 ग्राम। बताओ इसे कैलकुलेट कर लोगे क्या आप, इसे आप के एफ भी कह सकते हो, यदि आप कहना चाहते हो तो इसे के एफ कह सकते हो, और यदि के लिखोगे जब भी ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा बेटे 13.97 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो यह बड़े काम की चीज हमें मिल गई। हमें क्या मिला बेटे, मोलल अवनमन स्थिरांक मिल गया। अब इस मोलल अवनमन स्थिरांक को यहां इस्तेमाल करना है हमें। अब देखो क्या कह रहे, यूं कह रहे ग्लूकोज के जल में 5% विलयन, यानी कि इसका भार दे रखा हमें 5 ग्राम, और ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है बेटे 180, और 5% है तो जल कितना होगा 95 ग्राम। और बेटे के आपने निकाल लिया, के कितना निकाला आपने 13.97 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए, ये हमारे से पूछ रहे हैं बेटे टीएस, और टी आपको पता है कितना होता है 0 डिग्री सी कह दो, या फिर आप कह सकते हो 273.15 केल्विन। ठीक है, तो अब क्या करें, अब आप फार्मूला लगाओगे, सिंपल सा फार्मूला, बिल्कुल आपको पता है फार्मूला होता है m इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। हमें क्या निकालना बेटे टीएस, और टीएस किससे निकलेगा डेल्टा टी से। डेल्टा टी को यहां ले जा रहा, एम को यहां ले जा रहा बेटे, ये हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन एम नीचे लिया है और कैपिटल डब्ल्यू यहां है, और डेल्टा टी को आप क्या लिखते हो टी माइनस टी एस इज इक्वल टू 1000 जो का तू है, और के की जगह क्या लिखूं बताओ, के अभी हमने निकाला था 13.97। ठीक है बेटे, और स्मॉल डब्ल्यू की जगह क्या लिखूं बेटे 5 ग्राम अपॉन स्मॉल एम की जगह क्या लिखूं, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180, और कैपिटल डब्ल्यू की जगह क्या लिखूं 95। ठीक है, और इधर क्या है टी माइनस टी एस। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 4.08 आ जाएगा। मेरे पास जगह की कमी है, कितना आ जाएगा बेटे 4.08। ठीक है बेटे, और टी कितना होता है, टी इन्होंने दे रखा, टी की जगह क्या लिखूं बेटे 273.15 माइनस टी एस। तो जब आप टी एस को उधर ले जाओगे ये तो हो गया प्लस का, और वो वैल्यू इधर आगे हो जाएगी माइनस की, तो ये हो जाएगा 273.15 माइनस 4.08 इज इक्वल टू टी एस। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में यहां लिख रहा, आप नीचे लिख लियो। ठीक है, मैं ऊपर लिखूंगा। तो जब 273.15 में से आप 4.08 घटाओगे तो ये आ जाएगा 269 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटे 269.07 केल्विन। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, ये वैल्यू आई टीएस की, और ये हमारा आंसर है, ये है हमारा आंसर। ध्यान रखना है, इसके बाद आपको ये लिखना है। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से जल्दी लो बेटे स्क्रीनशॉट। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपके टॉपिक समझ में आया होगा।
कि हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, और बेटे आणविक अवनमन स्थिरांक क्या होता है, और इनके न्यूमेरिकल किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटे। और मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि बच्चों, आपको बेटे प्लेलिस्ट में जाकर ही पढ़ना है, और यदि आप मेरे सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में हर एक यूनिट को पढ़ोगे और स्क्रीनशॉट लेते रहोगे तो बेटे बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे, और आपको किसी मॉडल पेपर, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में, क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करता हूं बिल्कुल भी। सारे बच्चे इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।